ताकि डोजिंग को हम अच्छे ढंग से समझा सकें, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी ना होने पाए और बच्चे आराम से दवाओं को ले सकें। कर दो कि देख ले बस ऑडियो नहीं आया। इस पे। ये श्रेयांश राव कौन है? तो हो गया। अब ये हमारा मेडिसिन कंजप्शन रजिस्टर है। जितनी भी दवाएं हम जी, मैं pharmacy में- आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। सर। आपने 3 काउंटर बनाए और अब इसमें ये है कि पीडियाट्रिक के साथ साथ उसको ऑब्लिक करके हैंडीकैप्ड के लिए कर दें तो वो ज़्यादा Okay, मच सर। बेटर हो जाएगा। ठीक है सर, यस सर। पीडियाट्रिक के साथ हैंडीकैप बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, तो 1-2 आएंगे तो उनको भी सुविधा थोड़ा मिल जाएगी आसानी से दवा लेने में। ठीक है, यस सर। ये नाम गलत है, डेली कंजप्शन रेशियो। ये हमारा मेडिसिन कंजप्शन रजिस्टर है। मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि जितना भी हम मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो जो सबसे पहला जो लाइन है उस लाइन में ओपीडी नंबर हम मेंशन करते हैं और सामने वर्टिकली ढंग से आप देखेंगे पतला पतला लाइन लिखी हुई है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 मेडिसिन के नाम लिखे हैं। जो ओपीडी में मरीज आता है, ओपीडी नंबर हम लिखते हैं, उसके सामने कितनी टैबलेट हमने पर्टिकुलर मेडिसिन की दी है उसको हम मेंशन करते हैं। इसको मेंशन करने से ये फायदा हो जाता है कि हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि किस ओपीडी नंबर पे हमने कितनी मेडिसिन को दिया है। और चौकाघाट में ऐसा ही है, जैसा लिखा। दूसरा ये हमारा एंटी रेबीज वैक्सीन रजिस्टर है। इसके रिगार्डिंग एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि पूरे बनारस में पर डे हमारे यहाँ पे जो ARV का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये मंथली डेटा है, दैट इज 3000 है। 3000 से ज़्यादा हमारे यहाँ पे एवरेज ARV इंजेक्शन लगाई जाती है। और एक दिन की अगर मैं बात करूं तो 236 ARV का इंजेक्शन हमारे CSC में लगाया जा चुका है, जो कि हाईएस्ट अभी तक का, वो भी इसी महीने की डेटा है ये। हाँ जितेंद्र जी, इसमें एक सवाल उठता है फिर कि आपके यहाँ पर डॉग बाइट के केसेस एरिया में ज़्यादा हैं, क्या वजह है उसका पता करने की कोशिश की कि क्यों इतने नंबर्स आ रहे हैं इसके एंटी यस सर, रेबीज यस। के मैं इस्तेमाल सर के? इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा तो जो हमारी CSC है वो एडजॉइनिंग के डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। जैसे हम बात करें तो यहाँ से गाजीपुर का भी बॉर्डर है, जौनपुर के भी बॉर्डर हैं, और हमारे ही CSC के पास में बनारस के भी कई ब्लॉक हैं। जैसे हरहुआ ब्लॉक के भी मरीज आते हैं, पिंडरा ब्लॉक के जो उस साइड का सिंधौरा उस साइड के एरिया है वहाँ से मरीज आते हैं। जौनपुर के 2 से 3 ब्लॉक के मरीज आते हैं, किराकत, साथ में चंदवक, डोभी ब्लॉक के। फिर इधर दूसरे एरिया से बहुत सारे मरीज आते हैं सर। शायद वहाँ पे इतनी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पाती होगी, वही रीजन है जिसकी वजह से मरीज यहाँ पे इंश्योर्ड रहते हैं कि अगर हम CSC चोलापुर में जाते हैं तो हमको ARV का इंजेक्शन जरूर लग जाएगा। यही कारण है कि वो लोग आते हैं सर। और इसके रिगार्डिंग सर मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा एंटी रैबीज वैक्सीन रजिस्टर है, यहाँ पे प्रॉपर ढंग से उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है हर एक मरीज का। ये हमारी इंडियन मेडिसिन लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। 190 इंडियन मेडिसिन के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंटेड भी है, जिससे मरीज को पता लग जाता है कि इस अस्पताल में कौन कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये फार्मेसी के अंदर जहाँ से हमारा डिस्पेंसिंग काउंटर है उसके अंदर दवाइयों का अरेंजमेंट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें रैक बना हुआ लकड़ी का, कार्डबोर्ड का, जिसके अंदर हम अलग अलग कैटेगरी वाइज मेडिसिन को रखे हैं और मरीज को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें इस ढंग से रखने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम जो फार्मेसी का प्रिंसिपल है नासा, उसको फॉलो करते हैं और
जो लुक लाइक एंड साउंड लाइक की जो मेडिसिन है उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, ताकि मरीज को देने में हमारे लेवल से कोई भी दिक्कत ना होने पाए, कोई मिस्टेक ना होने पाए। ये हमारे मेडिसिन फार्मेसी के अंदर में ही मेडिसिन को रखने के लिए कपबोर्ड है और अलमीरा है, उसके अंदर ही सब दवाएं रखी जाती हैं। और उसके फ्लैप पे ही, जैसा आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, कि मेडिसिन की डिटेल है, मेंशन है। जैसा कि सर कल आप वहाँ के पीपीटी में बता रहे थे कि उसमें अलमीरा के अंदर ही जो खाने हैं उस खाने के हिसाब से मेडिसिन का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस देखें तो 1 2 3 4 5 खाने हैं हमारी इस अलमीरा में, और उन हर खाने के सामने मेडिसिन का नाम मेंशन है जी। और ये हमारी फार्मेसी स्टोर है, जो कि बाहर से पिक्चर ली गई है, आप इसको देख सकते हैं। ये अंदर से उसका व्यू है। अगर आप फार्मेसी के इंटर होते हैं, स्टोर के अंदर इंटर होते हैं, तो आपको फार्मेसी का लुक इस ढंग से दिखेगा, जिसमें सारी दवाइयाँ कैटेगरी वाइज रखी गई हैं। इसको हम दिखाना चाहेंगे। जैसे अगर आप राइट साइड से देखते हैं, इंटर करते हैं, तो राइट साइड में हमारा फ्रीज रखा हुआ है। जिन दवाओं का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम फ्रीज के अंदर रखते हैं। और साथ में राइट साइड में ही हमारा पीडियाट्रिक मेडिसिन का अरेंजमेंट है। उसमें हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो मेडिसिन पीडियाट्रिक हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, सिरप टाइप की हैं, उनको हम नीचे रखते हैं, और जो लाइट वेट की मेडिसिन होती हैं उनको ऊपर रखते हैं। ये हमारा फार्मासिस्ट ध्यान दें, जो अभी जितेंद्र जी ने बोला कि लाइट वेट वाली दवाएं हम ऊपर रखते हैं और ज्यादा वजन वाली दवाओं को हम नीचे रखते हैं। उसी में साथ में जो गिर के टूटने वाले सामान हैं या दवाइयां हैं, उनको भी हम नीचे की तरफ रखेंगे और लाइट वेट वाली दवाएं सारी ऊपर की तरफ रहेंगी। ठीक है सर, आगे चलिए। ये हमारा लेफ्ट साइड का व्यू है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे डिस्पोजेबल आइटम्स रखे गए हैं, और इसमें सिरिंज हैं, ग्लव्स हैं, कॉटन है, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो टैबलेट वाला सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। साथ में हमारी इसमें भी अगर राइट साइड में देखेंगे तो सर्जिकल अलमारी रखी है, उसके बाद से हमारी लिनन की अलमारी है, और ये हम जो फ्रीज हम रखे हैं, फ्रीज के अंदर जो है बेसिकली उन दवाओं को हम रखते हैं जिनको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। खास करके आरबी का इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन, इंसुलिन, टेनेक्टाप्लेज इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये लिस्ट एक आपने और तो चीज़ नहीं का हम लगाई ध्यान है। रखते हैं। एक मिनट फार्मासिस्ट जी रुकिए, आपने लिस्ट नहीं लगाई है। ये प्रतिमा गुप्ता अपना माइक क्यों खोल दे रही हो? बीसी नहीं करना था बंद है ना माइक। जब नहीं पता तो क्यों बीसी किस जगह की स्टाफ नर्स है ये आपने लिस्ट ही बना रखी, आपने फ्रिज के अंदर क्या क्या है ये लिस्ट तो होनी चाहिए। हैंडल पे एक लॉग बुक बनी रहनी चाहिए जिसपे कि सामान क्या क्या है ये पता चले। आपको तो पता है लेकिन हमें नहीं पता ना। फार्मासिस्ट सर, मैडम प्लीज सर। ये जो आपने फ्रिज के अंदर रखा है ये रखा है, लेकिन रखा क्या है ऊपर से कहीं डिस्प्ले नहीं है। मुझे फ्रिज खोलूंगा तब मुझे हाँ पता हाँ सर, चलेगा। सर अगली स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ सर। नहीं तो ये वहां फ्रिज पर में एक और चीजों का हम ध्यान रखते हैं। ये लिस्ट अंदर, ये तो दवाइयां अंदर है ना। ये क्या है 40 मिलीग्राम क्या है? सर साइड में लगा हुआ है सर। ठीक है, कम से कम एक लॉग बुक बाहर सर फ्रिज रहती के है। राइट हैंड साइड में एक स्टिकर हमने लगाया है, वो सर सामने से फ्रंट पिक्चर लिए हैं तो वो नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक, आगे। अरे मैसेज नहीं पढ़ रहे। मंत्रा के लिए सभी स्टाफ नर्स का डिटेल पोर्टल पर अपडेट करके पिन सेंड कर दिया गया है। स्टाफ नर्स लोग यूपीएससी कान्हा से कौन है? यूसीएससी कान्हा से अपना माइक क्यों नहीं बंद कर रहे हो यार? कैसे अनपढ़ गंवार के जैसे बीच में आ जाते हो? हाँ नेक्स्ट आगे बताइए।
हो गया, कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, इससे कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए, बताइए। सर तो सर ये है हमारा, और इसमें हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हर 15 दिन में इसको डीफ्रॉस्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जमा रहता है आइस वाइस, वो सब चीजें हट जाती हैं। ये हमारा फ्रीज के अंदर का अरेंजमेंट है, और इसके अंदर सबसे ऊपर जो है टेनिक्टा प्लेट इंजेक्शन है, उसके जस्ट नीचे एआरबी का इंजेक्शन है। अगर उसके नीचे जाते हैं तो इंसुलिन रखा हुआ है, सबसे नीचे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन रखे हुए हैं। ये हमारा स्टोर के अंदर टैबलेट का अरेंजमेंट है। अगर हम देखते हैं कि टैबलेट के लिए हमने कैटेगरी वाइज बेसिकली रखा हुआ है। अगर हाइपरटेंसिव मेडिसिन का देखेंगे तो एक जगह पे है, फिर डायबिटिक मेडिसिन एक जगह पर है, एंटीबायोटिक एक जगह पर है। इस ढंग से हमने सेगमेंट करके रखा हुआ है। ये हमारा सिरप का साइड है, जहाँ पर हम सिरप के सारे आइटम को रखे हुए हैं। उसको भी उसी ढंग से रखा हुआ है। जो आयरन सिरप है, कैल्शियम सिरप है, वो एक जगह पर है। एंटीबायोटिक थोड़ा सा हट करके है, मतलब इस ढंग से कैटेगरी वाइज रखा हुआ है। सेम वे में हमारा ये इंजेक्टेबल्स आइटम है। ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, उसके बगल में बीटामेथासोन है, सबसे नीचे हाइड्रोकार्टिसोन है। ये भी कैटेगरी वाइज ही रखा हुआ है। ये एंटी स्नेक वेनम को हमने रखा हुआ है, इसको एक अलग जगह दी गई है। ये राइट हैंड साइड में ही इंजेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पास में ही रखा हुआ है। ये हमारे पास एंटी वेनम स्नेक वेनम का काफ़ी स्टॉक अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी मरीज आते हैं उनको हम इसकी सेवा देते हैं। हमारे स्टोर में इन्फ्लेमेबल आइटम्स के रखने का अलग कॉर्नर बना हुआ है। वहाँ पर ही हम जितने भी इन्फ्लेमेबल आइटम है, स्पिरिट से संबंधित या सैनिटाइजर या स्वैब, इस टाइप की चीज़ें को हम रखते हैं। उसको दवाओं से थोड़ा सा हट करके रखा हुआ है, ताकि कभी भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ये हमारा लिनन जो सामान है उनके रखने की अलमारी एक बनी हुई है, जिसके अंदर लिनन से संबंधित सारी चीज़ें रखते हैं। ये बगल में एक अलमारी खुला हुआ है, उसके दिखाया गया है। ये खास करके अभी बेडशीट और ये सब चीज़ें रखी गई हैं। ये सर्जिकल आइटम की अलमारी है, जो कि बिल्कुल एक अलग उसको स्पेस दिया गया है। ये अलमारी का बाहर एक पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि उसको सर्जिकल एलोकेटेड है कि उस अलमारी के अंदर सर्जिकल आइटम भी रखा जाएगा, और ये अंदर की पिक्चर है जिसके अंदर सर्जिकल आइटम रखा हुआ है। ये हमारा एक प्लेस दिया गया है अलग से, जहाँ पे हमें कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक डिस्पोजेबल सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन, इस टाइप की चीज़ें रखी गई हैं। ये बिल्कुल सेपरेट अलग जगह पे रखी हुई है। ये हमारा स्टेशनरी कॉर्नर है, जहाँ पर एक अलग से एक अलमारी भी है और साथ में एक रैक भी है, जो कि इसी आइटम के लिए रखा हुआ है। क्योंकि अलमारी में सारे स्टेशनरी के आइटम नहीं आ पा रहा था, तो अलग से एक रैक इनको अलोकेटेड है। दोनों की पिक्चर इसमें दिखाया है। ये मेडिको लीगल रिकॉर्ड की अलमारी है। मेडिको लीगल रिकॉर्ड एक अलमारी के अंदर रखा जाता है। साथ में वो अंदर पिक्चर दिखाया है कि हमने इसको कपड़े के अंदर बांध करके रखा है। वो मंथली वाइज, ईयर वाइज इस ढंग से रखा हुआ है, ताकि हमें कभी भी किसी को ढूंढना होता है तो हम बहुत आसानी से उसको ढूंढ लेते हैं। इसपे आप देख रहे होंगे 17 नंबर दिख रहा है, ऊपर 16 नंबर दिख रहा है। तो ऐसे करके रखा हुआ है। उस हर पैकेट के ऊपर एक नंबरिंग रखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि इसमें कब से लेकर के कब तक का मेडिको लीगल रिकॉर्ड रखा हुआ है। हमारे स्टोर के अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की भी जगह है। उसमें दो प्लेस है, दो साइड है। ये एक तरफ है भरा ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरी तरफ है खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि कभी मिक्सिंग ना होने पाए खाली और भरे सिलेंडर में। इसलिए इनको प्लेस दिया गया है, और दोनों ये दो साइड में रखे गए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट कॉर्नर के लिए बना हुआ है, जिसमें ये पिक्चर भी लगी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हम बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं। वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए एक चार्ट लगा हुआ है, इसको हम फॉलो करते हैं, जो कि कायाकल्प का एक पार्ट है। फर्स्ट इसमें है कि सॉर्ट आउट, देन सेट इन ऑर्डर, साइन,
स्टैंडाइज एंड सस्टेन, ये काफ़ी दिन से फॉलो होता है। इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम अपने फार्मेसी में काम करते हैं। फार्मासिस्ट साहब, एक सवाल है यहाँ पर मेरा। पीछे वाली Yes, sir. स्लाइड कर लीजिए, BMW वाली। सर, अगर बाई चांस कोई दवा ऐसी है जो कट के या इधर उधर में गिर के वो अलमारी के नीचे चली गई, और 6 महीने साल भर के बाद जब सफाई हमने की तो वो हमको मिली, अब वो एक्सपायर हो चुकी है, जी सर। क्या करेंगे? एक्सपायर मेडिसिन के लिए सर हमारे पास गाइडलाइन है। पहली चीज़ तो ये है कि सर अगर वो रिटर्न होने के लायक रहेगा तो हम उसको रिटर्न करेंगे येलो पैकेट में CMSD या वेयर हाउस को। अगर वहाँ से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक्सपायरी रजिस्टर बना हुआ है। तो एक्सपायरी रजिस्टर में उसकी सारी डिटेल मेंशन करते हुए हम येलो पॉलीथीन में इसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद से जो हमारे यहाँ पे BMW का व्यक्ति आता है उसको हैंडओवर करेंगे, साथ में उससे कुछ करने का सर्टिफिकेट भी लेंगे। अब CMSD या जहाँ से कि आपने दवा रिसीव की है सर, वहाँ पे सर। वापस करने का कोई नहीं है। जो बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन है आपकी, उसमें सीधे सीधे जो है, जो आपकी CBWTF की गाड़ी आती जी। है उसी को आपको हैंड ओवर करना है रिटर्न में। जी सर, ठीक है सर। जैसे आपने बताया लाइन लिस्टिंग करते हुए किस बैच नंबर की दवा थी, क्या था वो। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए 10 सिरप हैं, अब वो एक्सपायर हो गए बाई चांस, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको खाली करके आप डालेंगे, भेजेंगे कि एज इट इज भेज देंगे? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है इसको सिरप को तो खाली करके ही देते थे। नहीं सर, ये इसमें आपको एज इट इज देना है। ओके कोई सर, ठीक है। सिरप, कोई एम्पुल, कोई भी दवा है ना, उसको रैपर से खाली करना है, ना एम्पुल को तोड़ के देना है, ना ही उसको आपको वो करना है। एज इट इज आपको लाइन लिस्टिंग करते हुए अपने अधीक्षक साहब से उसको वेरीफाई कराते हुए कितनी दवा हमने फला डेट में रिसीव की थी और ये हमारे पास एक्सपायर हो गई और इसको अब जो है हमें CBWTF को देना है, तो उसको जो है देने पहले और उससे आप रिसीविंग लेंगे, क्योंकि वो उसके नॉर्म्स में है। बायोमेडिकल वेस्ट की जो एजेंसी ले जाती है आपके यहाँ से सामान कूड़ा, कि वो जी सर। उसको ले जाके उसको डिस्पोज करेगी प्रॉपर वे में। हमको एज इट इज दे देना है। यस सर। आगे चले सर अब। जब भी हम मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 6 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि राइट पेशेंट हो, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट पेशेंट मतलब पेशेंट को सबसे पहले उसका नाम, पहला नाम, द लेटर और लास्ट का नाम पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाता है कि यही मरीज है। राइट मेडिकेशन में करते हुए सर उसको देख लेते हैं कि जो BST के अंदर मेडिसिन लिखी गई है क्या सेम मेडिसिन हमने जो उठाया है वही है कि कोई अलग तो नहीं है, खास ना हो कि इसमें दुरुपयोग हो सके। राइट डोज में हम देखते हैं सर कि जो स्ट्रेंथ में लिखी गई है, बच्चा है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको एडल्ट की डोज चली जाए। सेम वे में राइट टाइम पे है कि क्या उसको OD देना है, तो ऐसा तो नहीं है कि 2 बार उसको दिया जा चुका है, या खाने के पहले देना है। फिर राइट रूट को भी ध्यान रखते हैं कि किस रूट में इस इंजेक्शन को देना है, खास करके अगर पेन किलर है, डाइक्लो है, तो कहीं ऐसा ना हो कि IVs को दिया जाए। और ट्रेनेक्सेमिक इंजेक्शन है तो उसको सिर्फ IV देना चाहिए, IM नहीं देना चाहिए। इस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और राइट डॉक्यूमेंटेशन भी है कि जो कि हम अपने रिकॉर्ड में इसको मेंशन करते हैं। जो हमारे फार्मेसी स्टोर के अंदर में और पूरे हॉस्पिटल और यहाँ से हमें जो भी लोग उसे फास्ट कनेक्ट करने के लिए इंटरकॉम की फैसिलिटीज को हम उपयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे जस्ट फार्मेसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट
रूम के जस्ट ऊपर ही मरीज भी कुछ हम या कुछ और मैसेज देना हो अनाउंसमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और ये खास करके जब भी इमरजेंसी सिचुएशन या पैनिक सिचुएशन होंगी तो उस कंडीशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये फायर एग्जिट हमारे स्टोर के अंदर है, अगर कुछ इस टाइप की होती हैं तो फायर एग्जिट है जिसके द्वारा जल्दी से वहाँ से इवैक्यूएट हुआ जा सकता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारे स्टोर के अंदर रखा हुआ है और ये ABC तीनों कैटेगरी वाला है, जो कि मानक के अंतर्गत ABC कैटेगरी का ये स्टोर में होना चाहिए, तो ये रखा हुआ है। साथ में एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे रेस पास का आप एक पोस्टर लगवा लीजिएगा। ओके सर जी। ये नियर एक्सपायरी मेडिसिन कॉर्नर हमारा बना हुआ है। अगर हम अभी की बात करें तो कुछ मेडिसिन अभी रखे हुए हैं, जैसे नारफ्लोक्सासिन है जो कि मई की एक्सपायरी का है, मेटफॉर्मिन। आपकी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, अभी नहीं आई बड़ी हाँ बढ़ गई है। बड़ा हाँ नीचे जितेंद्र जी चलिए, जहाँ नियर एक्सपायरी मेडिसिन कॉर्नर एक है। मिनट जितेंद्र जी, जहाँ माइनस का निशान है तो- उसके बगल में एक कंप्यूटर के वो बना हुआ है लोगो, उस पर सर। क्लिक कर दीजिए जरा। जहाँ पे जूम और प्लस माइनस करने के लिए एरो नीचे लाइए अब अपना। ये नीचे देखिए दाहिनी तरफ सबसे नीचे 70% लिखा हुआ है, सर उसके वो प्लस का निशान है, फिर दूसरी साइड में माइनस का निशान है, माइनस के बगल वाला जो लोगो है उस पर क्लिक कर दीजिए। जूम करना है क्या सर? हाँ क्लिक कर दीजिए बस उस पर। ये वाला सत्तर आप नीचे आइए पीपीटी पर। ठीक है सर। ठीक है चलिए। तो ये हमारा नियर एक्सपायरी मेडिसिन कॉर्नर है, जिसके अंदर जो भी अगले 3 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाली मेडिसिन होती हैं उनको हम रखते हैं। ये हमारा एक्सपायर्ड मेडिसिन कॉर्नर है। ये जहां माइनस लिखा हुआ है जितेंद्र जी, माइनस, माइनस के जस्ट बगल वाला लोगो। सर हाँ हाँ जहां पे आपका आई का निशान बनाया हुआ है आपने, ये जहां सब पे ठीक है, सही है। माइनस माइनस के जस्ट बगल में कौन सा लोगो है? एक कंप्यूटर का लोगो दिख रहा है ना? माइक के ठीक ऊपर, माइक के ठीक ऊपर वाले लोगो। उसको दबाने के लिए कहा है। ये ना सर, देखिए क्या ये स्लाइड थ्रो। दबानी है। हाँ ठीक है, अब चलिए। सर कर दिया सर, ठीक है। हाँ ओके सर। सर ये हमारा एक्सपायर्ड मेडिसिन कॉर्नर है, जहाँ पे अगर कोई भी मेडिसिन एक्सपायर होती है, ये नीचे येलो बकेट रखी गई है, इसके अंदर जो है येलो पॉलीथीन है, इसमें हम उस मेडिसिन को रख करके BMW को देंगे। और
सर स्टोर के अंदर टेम्परेचर चूँकि मेंटेन रहे, दवाइयाँ खराब ना होने सकें, इसलिए हमारे अधीक्षक सर ने यहाँ पे एसी की व्यवस्था की हुई है ताकि सर वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। हमारे स्टोर में एक पीरियोडिक और पेंटिंग वर्क चलता रहता है। ये एक पिक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलमारी से लेकर के सारी चीज़ों की रिपेयरिंग भी हो रही है और साथ ही साथ इसमें पेंटिंग का भी काम किया जा रहा है। अब हम आते हैं जो हमारे फार्मेसी का पार्ट है, 5 प्रिंसिपल ऑफ द फार्मेसी। इसमें पहला है लासा, जिसका मतलब होता है लुक्स अलाइक एंड साउंड अलाइक। जो मेडिसिन एक जैसी दिखती हैं या फिर वो मेडिसिन जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, उन मेडिसिन को एक जगह नहीं रखना चाहिए। दूसरा लीफो है, लेस इन अ लाइफ फर्स्ट आउट। जिनकी एक्सपायरी पास में है उनको सबसे पहले कंज्यूम करना चाहिए। हम निकलेंगे यार, और खोलना है बस। दूसरा है फीफो। फीफो में है कि जो मेडिसिन सबसे पहले आती है उसको पहले कंज्यूम करना चाहिए। और एक फोर्थ जो है वीईडी है, वेट, जिसका मतलब है वाइटल इसेंशियल डिजरेबल। जो हमारे यहाँ पे 190 मेडिसिन है उनको इस कैटेगरी वाइज उनको बनाना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हमारी वाइटल में है, कौन सी इसेंशियल मेडिसिन है, कौन से डिजरेबल कैटेगरी में आएंगी। अभी हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और 5वां पॉइंट है कि GAAP जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ द फार्मेसी। ये लासा के एग्जाम्पल है। जैसे हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ कॉमन है जो कि हर फार्मेसी के अंदर होंगी, जैसे पैरासीटामोल, पीरासीटा, जो कि प्रोनाउंसिएशन में भी एक जैसे लग रही हैं और पैकिंग भी इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोट्रिमाजोल एंड कोट्रामेथासोल, जो कि सेम लासा के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। डेक्सामेथासोन, डेक्स्ट्रोमेथार्पन, मेटफार्मिन, मेट्रोनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। एक कुछ एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारी दवाइयां हैं। नहीं तो लासा आपके की पास आज की डेट में कौन सी दवाएं हैं इनमें से? सर हमारे पास में क्लोट्रिमाजोल है, कोट्रामेथासोल है, डेक्सामेथासोन है, डेक्स्ट्रोमेथार्पन है, मेटफार्मिन है, मेट्रोनिडाजोल है, एजिथ्रोमाइसिन है। हॉस्पिटल ये। में कौन सा लासा को ठीक। करता है? स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, जब भी हम दवाओं का भंडारण करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन है, द मेडिसिन रिसीव्ड आर आइडेंटिफाइड एंड देयर क्वांटिटी चेक। जब हमारे स्टोर में दवा आती है वेयर हाउस से, तो उस समय हमें मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बिल बाउचर। जो आपके पास बाउचर है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसी क्वांटिटी को चेक करना चाहिए। चेक करके ही उसको अंदर रखना चाहिए। दूसरा है द आइटम एंड क्वांटिटी रिसीव्ड आर एंटर्ड इन द स्टॉक बुक। जब आपने वेरीफाई कर लिया, उसकी क्वांटिटी को चेक कर लिया, तो उसको रिकॉर्ड के रूप में उसको स्टॉक रजिस्टर के अंदर मेंशन करना जरूरी होता है। मेडिसिन आर स्टोर्ड इन द प्रॉपर कंडीशन इन वेल लीट एंड वेंटिलेटेड रूम। मेडिसिन को जब भी आप स्टोर करते हैं तो उस समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह में आप रख दें कि जो बिल्कुल पैक्ड रूम है, उस समय उसका टेम्परेचर गर्मियों के टाइम में 50 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है मेडिसिन खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए वेंटिलेटेड रूम में रखें ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर नेम एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ आर स्टोर सेपरेटली। अगर कोई यहाँ पे जो लासा वाली अभी हमने बात किया है, वही चीज़ दोबारा शामिल होती है कि अगर एक जैसा नाम है और उसकी स्ट्रेंथ अलग है, जैसे कल जेपी जी ने बताया था कि अमोक्सिक्लेव है 625 में आता है, 375 में आता है। तो ऐसा ना हो कि स्ट्रेंथ तो नाम तो सेम है, स्ट्रेंथ अलग होने की वजह से उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या आपने उसको एक जगह रख दिया तो पता लगा 625 देना है, आप 375 दे देंगे तो भी दिक्कत होगी। हैवी आइटम्स आर स्टोर इन लोअर सेल्फ्स। जो जिनका वेट ज़्यादा है उन सभी मेडिसिन को नीचे के सेल्फ में रखना चाहिए। फ्रेजाइल आइटम्स आर नॉट स्टोर्ड एट द एज ऑफ सेल्फ्स। जो टूटने वाले आइटम है उनको किनारे सेल्फ के नहीं रखना चाहिए। नियर एक्सपायरी ड्रग्स आर सेग्रीगेटेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली। जिन दवाइयों की एक्सपायरी पास में है उनको छांट लेना चाहिए और उनको अलग रख लेना चाहिए ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूम करवा सकें। द मेडिसिन विच रिक्वायर्स 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर स्टोर्ड इन द फ्रिज। जिन दवाओं को उस पर आप पैकिंग पे भी देख सकते हैं,
उनकी स्टोरेज भंडारण कंडीशन लिखी रहती है, उनमें टेम्परेचर लिखा रहता है 2 to 8 डिग्री। उन सभी दवाओं को फ्रिज के अंदर रखा जाना चाहिए। मेडिकेशन दैट आर कंसीडर लाइट सेंसिटिव शुड स्टोर इन ए क्लोज ड्रॉवर और इन डार्क प्लेस। उन मेडिसिन को जो लाइट सेंसिटिव होती हैं उन सबको क्लोज ड्रा के अंदर रखना चाहिए या ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो। कॉस्टली मेडिसिन आर कीप्ड इन डिफरेंट स्टोरेज एंड चेक एवरी डे। जो मेडिसिन एक्सपेंसिव है, जैसे हमारे यहाँ टेंटा प्लेज है, काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तो उसको एक अलग ड्रा में रखिए फ्रिज में। इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन को डिस्पोज करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए है कि जैसा अभी तनवीर सर ने भी बताया कि उसको येलो पॉलीथीन में पैक करके अपने जो BMW के लोग आते हैं उनको देना है, और उसके बाद से उसके डिकम्पोज का, जब वो डिकम्पोज कर देते हैं उस मेडिसिन को, तो उनसे रिटर्न बैक में सर्टिफिकेट लेना होगा और सर्टिफिकेट को अपने रिकॉर्ड में लगाना होगा, और इस सारे रिकॉर्ड को मेडिसिन एक्सपायर्ड मेडिसिन रजिस्टर में मेंशन करना होगा। ये एग्जांपल है वाइटल मेडिसिन। जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में फार्मेसी के 5 प्रिंसिपल में पढ़ा था, VED, उसमें था वाइटल, एसेंशियल, डिजरेबल। तो वाइटल मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, जिनको अस्पताल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इनका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, ये हमेशा अपने पास होनी चाहिए। इस कैटेगरी में जो मेडिसिन आती हैं, एड्रेनालिन है, एट्रोपिन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, क्लोरोफेनेरामिन मैलिएट है, डेक्सट्रोज 10% 20% है। सिमिलरली इसेंशियल जो ड्रग्स होती हैं वो मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका कंजप्शन ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं अस्पताल से चलने के लिए। इनका भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। जैसे एंटीबायोटिक हो गई, पेन किलर हो गया, PPI हो गई, एंटीहिस्टामिन हो गया, अल्बेंडाजोल हो गया, बीटा कॉमेंट होती है। अगर स्टॉक आउट किसी कंडीशन से कुछ दिन के लिए हो जाती हैं तो भी मतलब उनको रखना चाहिए, बट अगर थोड़ा मोड़ा अगर नहीं मिल पाता है तो पेशेंट कैन वेट 1-2 डेज, उनको बुला करके 1-2 दिन के बाद से उनको दिया जा सकता है। इस कैटेगरी में कैल्शियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सिप्रोफ्लक्सासिन, डाइक्लोजिल, एजिथ्रोमाइसिन, नाफ्लोक्सासिन, ओफ्लक्सासिन, ये सब दवाइयाँ आती हैं। ये सब नहीं आना चाहिए। ये हाई अलर्ट मेडिसिन है, जैसे ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, एड्रेनालिन, डायज़ेपैम, डोपामिन, फेनिटोइन, एट्रोपिन, पोटेशियम क्लोराइड, इंसुलिन, एनेस्थेटिक मेडिसिन एंड कीमोथेरेपी एजेंट्स, टेनेक्टाप्लेस, ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये हाई अलर्ट मेडिसिन है। इनको यूज करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब आता है नारकोटिक मेडिसिन, जो हमने हमारी फार्मेसी में हमने नारकोटिक मेडिसिन कॉर्नर बना रखा है। इसके लिए एक छोटी सी अलमारी भी असाइंड है जो डबल लॉकर के द्वारा इसमें है। एक लॉकर इसका इनबिल्ट है, दूसरा हमने अलग से बाहर से लगाया हुआ है। ये डबल लॉकर के अंदर ही रखी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं अल्प्राजोलाम, डाइज़ेपैम, पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल, कोडीन। ये सारी मेडिसिन जो है नारकोटिक कैटेगरी में आती हैं। जनरली हॉस्पिटल में सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इसको नारकोटिक जो कॉर्नर है उसमें डबल लॉकर के OT के अंदर यूज होती हैं। तो अगर OT में यूज हो रही है तो वहाँ पे वायल रिटर्न बैक की रजिस्टर होना चाहिए, जहाँ पर यूज होने के बाद से कितने वायल उन्होंने रिटर्न किया इसका रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। साथ में IPD में भी अगर पेशेंट भर्ती है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसको आप अगर IPD में दे रहे हैं तो IPD के बाद से भी रिटर्न होके आपके पास आएगा रिकॉर्ड में OT के साथ साथ। जी, ये इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए फार्मूला है। एक फार्मूला ये है कि जैसे आप इंडेंट बनाते हैं, इंडेंट कैसे बनाया जाए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि कितने दिन का इंडेंट बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 महीने का अगर हम इंडेंट बनाते हैं तो 1 महीने में जो हमारा कंजप्शन हुआ है
उस कंजप्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस जो होगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो क्वांटिटी आएगी वो हमारा इंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी मेडिसिन का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 200 है और उसमें से कंजप्शन 150 हो गया, इसका मतलब उसका क्लोजिंग बैलेंस जो है 50 हुआ। तो अब हम इंडेंट जब बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया कंजप्शन 150 है, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया 300, और चूंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस 50 है तो इस ढंग से हमारा 250 का इंडेंट बनेगा। तो अब अगर हम इसको अगर आगे की बात करें, अगर अगले महीने आप बनाना चाह रहे हैं तो 250 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, आपका क्लोजिंग बैलेंस 50 था, इसका मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस 300 हो जाएगा। अगर कंजप्शन अगले महीने भी आपका 150 ही होता है तो आपका जो इंडेंट बनेगा वो बनेगा 150 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 300 करेंगे, तो आपको इससे बहुत एडवांटेज मिलेगा। ये बेसिक टेक्निक है जो कि इन्वेंटरी को कंट्रोल किया जाता है, जैसे इसलिए कहा जाता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ABC इन्वेंटरी होती है जिसमें आप टेक्निक है इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए। इसमें बेसिकली 3 फार्मूला यूनिवर्सल है जो कि हॉस्पिटलों में यूज होता है। पहला है ABC जिसमें ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मतलब हर चीज के लिए आप कंट्रोलिंग के हिसाब से अपना इन्वेंटरी को मेंटेन करते हैं। दूसरा है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहला है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, तो उसके बेसिस पे आप अपने इंडेंट को बनाएंगे और उसके इन्वेंटरी को देखेंगे। तीसरा है वाइटल इसेंशियल डिजरेबल के बेसिस पे आप बना सकते हैं, जिसमें आपको डिजरेबल जो मेडिसिन होती है उनकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है, इसेंशियल की भी उसके बाद से चाहिए होती है, फिर वाइटल का जैसा आपका कंजप्शन है उसको अपने अकॉर्डिंग आप अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी को बना करके डिस्ट्रीब्यूट करके आप अपने इंडेंट को मैनेज कर सकते हैं। इसके ढंग से आपकी इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितेंद्र जी यहीं पे रुक जाइएगा, पीछे वाली स्लाइड कर लीजिएगा। ये सर आप PSC चिरईगांव के फार्मासिस्ट हैं? PSC पिंडरा के फार्मासिस्ट? PSC सेवापुरी के फार्मासिस्ट? सर ये फास्ट मूविंग सर। ड्रग्स क्या होती हैं? हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। फास्ट मूविंग ड्रग क्या होती है? सर जो ज्यादा खपत होती है, ज्यादा यूज होती है पर कौन दवा है आपकी? संतोष कुमार सिंह कौन है यार? ये कैसे गंदे गंदे लोग हैं यार, इनको यही तमीज है कि कैसे VC बैठे हुए हैं। ये संतोष कुमार सिंह कौन है यार? ये कौन जीव प्राणी किस जगह से है? चिरेगांव के सर। क्या तुम्हें तमीज नाम की चीज है कि वहां पे पढ़ाई चल रही है, यहाँ पे तुम माइक खोल के मटर गश्ती कर रहे हो? पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ गंवार हो? एक तो अकल नहीं है, दूसरा कोई पढ़ा रहा है उसको लेना नहीं चाहोगे। इंसान तुम हो नहीं, इंसान बनना नहीं चाहोगे। दूसरा को इंसान बनाना चाह रहा, मेहनत कर रहा, बता रहा है, वो तुम ग्रहण करना नहीं चाहोगे, तुम्हारे लिए अभिशाप है। विभा कौन थी? विभा कौन है भाई? डिस्टर्ब कर रही बार बार। सर 7 लाख से थी वो, नेटवर्क उसका छोड़ दिया था, गलती से हो गया था सर। अरे अजीब बात है, कैसे नेटवर्क छोड़े बेकार की गलती से उसको? अगर वो पढ़ा रहे हैं उसको देखना चाहिए, वहां बैठ के वो बात कर रही है, क्या नेटवर्क है बेकार की बात कर रहे हो? नहीं सर जुड़िए सर। कौन है ये? है कौन? अरे क्या है एनएम में कि क्या है? स्टाफ नर्स है कि क्या है? स्टाफ नर्स है। आपके स्टाफ नर्स को कोई मैनेज नहीं है कि किस तरह VC में ज्वाइन करते हैं? नहीं सर, उसने दोबारा कनेक्ट किया तो गलती से What was कनेक्ट। the need of connecting it? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के, बदतमीज जो लोग क्या कहते हैं, कोई आदमी पढ़ा रहा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से कोई व्यक्ति बताता है।
एक पॉइंट नोट करना नहीं, कागज का कोई किसी पर में नहीं देखना, कागज और कलम लेके एक एक चीज नोट करे, कम से कम उसकी तैयारी करे, उसका अपनी उसको मेहनत क्यों व्यक्ति स्लाइड बना के मेहनत करके लाता है, पढ़ता रहा, उसको आप लोग डिस्टर्ब करते हो। ये देखिए बाबूराम वर्मा जी बाबा खोले पड़े हुए हैं। जी सर, हम बंद करिए, जब कहा जाएगा तब खोलिएगा, अभी पढ़ने दीजिए, क्लास पूरी चलने दीजिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। ये ओपन वायल पॉलिसी है। जब भी हम हॉस्पिटल में वायल्स के रूप में मेडिसिन यूज करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं कि अगर आप उसको मल्टी डोज वायल है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। जब भी मल्टी डोज वायल को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले उस पर डेट और टाइम को मेंशन करिए किसी मार्कर पेन से, और ये इंश्योर करिए कि इसको 28 डेज से ज़्यादा यूज न किया जा सके और 10 प्रिक से ज़्यादा उसमें प्रिक ना होने पाए। जो भी चीज़ पहले हो जाएगी वहीं पे उसको डिस्कार्ड आप कर देंगे। ये ओपन वायल पॉलिसी एनक्वास में क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि उसके अंदर नीडल को इंसर्ट करके छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। खास करके जब आप लिग्नोकेन की वायल यूज करते हैं तो वहाँ पे इस टाइप की चांसेस होने का बहुत हो रहता है। इस चीज़ को इंश्योर करें कि ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करें। जब भी उसको ओपन करें उसके डेट और टाइम मेंशन कर दें और एक हर प्रिक के बाद से उसमें एक लाइन खींचते चले जाएं। तो 10 प्रिक से ज़्यादा उसमें प्रिकिंग नहीं होना चाहिए और 28 डेज से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और जब भी वायल को आप ओपन कर दिए हैं तो उसको इंश्योर करें कि वो सनलाइट के कंटैक्ट में डायरेक्ट ना आए, ना ही उसमें हीट का इफेक्ट ज़्यादा रहे। अब हम बफर स्टॉक कैसे बनाते हैं इसके लिए ये स्लाइड है। जो बफर स्टॉक होता है बेसिकली रिजर्व क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाईज मेंटेन टू इंश्योर कंटिन्यूअस पेशेंट केयर, अवॉइड स्टॉक आउट्स एंड मैनेज इमरजेंसीज। बफर स्टॉक ऐसी क्वांटिटी होती है मेडिसिन की जो कि आपके पास हमेशा स्टोर रहती है ताकि कभी भी इमरजेंसी हो या आपके पास स्टॉक आउट हो जाए या पीछे से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे केस में या पेशेंट का लोड ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए, तो आप बफर आउट स्टॉक की हेल्प ले सकते हैं। आपके पास दवाएं खत्म नहीं हो पाएंगी, होने नहीं पाएंगे। अब कैसे हम बफर स्टॉक बनाते हैं उसका यहाँ पे एग्जांपल है। अगर फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में हर महीने 1000 ग्लव्स अगर यूज हो रहा है, तो अगर हम देखें तो पर वीक कंजप्शन जो हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 250 ग्लव्स यूज होगा। और अगर उसका 10% निकालते हैं तो 250 का 10% होता है 25। तो बफर स्टॉक जो हमारा बनेगा एक हफ्ते का 250 प्लस 25 275 जो होगा हमारा बफर स्टॉक होगा। तो इसी ढंग से आप अपना बाकी मेडिसिन का पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से अपना कंजप्शन निकाल सकते हैं और उसका 10% उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका बफर स्टॉक बन जाएगा। सिमिलरली जो स्टोर होता है, मेन स्टोर होता है, उस पर 3 महीने का बफर स्टॉक होना चाहिए। ये फार्मेसी के अंदर रजिस्टर जो बनते हैं वो रजिस्टर की डिटेल है। एक मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर होता है, सर्जिकल आइटम का जो एक रजिस्टर होता है, क्लॉथिंग रजिस्टर या लिनर रजिस्टर होता है, स्टेशनरी रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड डेट स्टॉक रजिस्टर होता है, एक इंडेंट रजिस्टर होता है, एक्सपायरी मेडिसिन रजिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, नारकोटिक मेडिसिन, उसी में एम्प्टी वायल रिटर्निंग रजिस्टर उसको बोल सकते हैं, ट्रेनिंग रजिस्टर है, एंड अभी आज के दिन में स्टेमी रजिस्टर भी बनने लगा है, तो हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि आपके फाइल्स के अंदर रखा जाना चाहिए। इंडेंट के जो आप इंडेंट बनाते हैं वो बेसिकली प्रिंट आउट निकलता है, तो उसको आप फाइल के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो उस समय इस चीज़ों को वो लोग देखते हैं और साथ में इनक्वास के लोग भी आपके इंडेंट को चेक करते हैं। DBDMS का जो वाउचर होता है उसकी भी फाइल होनी चाहिए। CMHD से जो सामान आ रहा है उसकी वाउचर की फाइल अलग होनी चाहिए, और एक और भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए आपके पास फाइल होनी चाहिए।
और थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का पीपीटी रहा। स्पेशल थैंक यू टू सुपरिटेंडेंट सीएससी चोलापुर, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया इस पीपीटी को बनाने के लिए। उनके गाइडलाइन के बेसिस पे ही ये पीपीटी आज कंप्लीट हुई है। उनका गाइडेंस इसमें कंटिन्यू रहा है इस पीपीटी को बनाने में। थैंक यू वेरी मच सर। सर अपना नाम बताया सर, चोलापुर से सर ना? जितेंद्र जी सर मेरा नाम सर बहुत नॉलेजेबल है सर, आपका मैं हेल्प लूंगा सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया है ये सर। जितेंद्र जी, आपकी पीपीटी बहुत शानदार थी और साथ में जो लास्ट के 4 पेजेस थे फार्मूले वाले, वो Thank you, sir. हर एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सभी लोग, हम ये कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि इस पीपीटी को ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं तुरंत। और आप लोग जो है लास्ट के 3 फार्मूले वो निकाल कर आप लोग अपने पास रख लें। जितेंद्र, इसमें थोड़ा सा वीडियो खोलो। हाँ जितेंद्र, इसमें 2 चीजें याद रखो। पहले तो ये तुमने जो बनाई है, इसमें इसे चारों फार्मूले के आईसी मटेरियल तुम निकाल के ग्रुप में अलग से बना के डालो। ठीक सर। ठीक। और मेरे ख्याल से किसी भी फार्मासिस्ट को कोई बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए अपनी फार्मेसी को इस तरह ठीक करके सुधारने में, क्योंकि फार्मासिस्ट अगर इस चीज को सुधार कर रख लेंगे ना, तो कोई भी लिटिगेशन नहीं हो। एक चीज बहुत प्यारा था जो सबसे अप्रोचेबल लगा, कि खाली सिलेंडर अलग साइड में और भरा सिलेंडर अलग साइड में। आप एनक्वास में अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो उसको एक एक चीज को समझेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा था, मैं बताना चाहूंगा कि जो हैवी चीज है वो नीचे है और जो हल्की चीज है वो ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो सब चीज कर नहीं सकते। और ये जो पैटर्न अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी लिटिगेशन में पड़ जाएंगे। तो सभी लोग, फारूक अपना बंद करिए माइक, वैसे भी आपका काम एकदम बेकार है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपसे बहुत जूनियर व्यक्ति इतना अच्छा कर वहां पर प्रेजेंटेशन किया और आपने अभी तक अपना काम कुछ नहीं किया। अगर एक व्यक्ति कर सकता है तो बाकी सब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें थोड़ा सी कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन हम वेलुपुर का भी ले लेंगे इस बार। अब चालू कर। मैं इससे पहले थोड़ा सा तन्वी, थोड़ा सा तुम्हारा समय ले रहा हूं मैं। जी सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सभी एमओआईसी ब्लॉक वाले सुन लें। ये तीसरा पत्र लिखा गया है कि नवीन स्वास्थ्य केंद्र किराए पर स्थापना हेतु अनुबंध कर सूचना प्रेषण करने के संबंध में आज फ्राइडे, कल सैटरडे और संडे अपनी पूरी टीम को लगाकर तुरंत के तुरंत ये जितने भी एएनएम सेंटर आपको ढूंढने 70 हैं, हर एक ब्लॉक में कम से कम 20-20, 15-15 है। सेवापुरी में 10 है, काशी विद्यापीठ में भी 10 दिख रहा है, हरौआ में भी 15 दिख रहा है। कुल 70 सेंटर ढूंढने हैं। इसको तत्काल अभी लग जाइएगा। अब तनवीर लो तुम्हें। ठीक ठीक सर। बेलूपुर से दिखाएंगे।